नमस्ते दोस्तों। तो हम आगे बढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1 to 6। मैंने एक साथ ही अपलोड कर दिया है। इसको अपलोड करने में मैं थोड़ा टाइम लूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने मनी बैंकिंग वगैरह पढ़ा। इसका लेना देना कुछ भी उससे कुछ खास है नहीं। इसका लेना देना है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपने क्लास 11th में पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई, उससे। देखिए, जब हम एक पर्सन की, एक हाउस होल्ड इंडिविजुअल की, किसी प्रोड्यूसर की, किसी कंज्यूमर की बात करते हैं, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई, है ना, इन सब की बात करते हैं, तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं। जैसा कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस में जाना होगा। जबकि हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जब कि सॉरी पूरी इकोनॉमी की डिमांड तो एग्रीगेट डिमांड होती है, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई होती है। इसी तरीके से आप आम तौर पे जानते होंगे या ये सब चीज़ें सुनते होंगे कि भाई ये बहुत खर्चीले लोग हैं, कई बार तो इनकी इनकम ख़त्म हो जाती है, लोगों से उधार ले लेके भी खर्च करते हैं ये, है ना, इनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने खर्चों पर। कुछ लोग को आप सुनते होंगे बहुत कंजूस हैं, इतना बचाते हैं कि जीते ही नहीं हैं। इस तरीके की लाइनें आपको सुनने को मिलती हैं। तो ये जो खर्च करने की इंटेंसिटी है ना, या ये कहा जाए कि इंक्लिनेशन है कंजम्पशन की तरफ, इसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और सेव करने की तरफ जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़्यादा ही हो, ये कम भी हो सकती है, लेकिन कितनी है इसके कैलकुलेशन के लिए ही हम इसे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम इसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे कि कितनी प्रोपेंसिटी है आउट ऑफ 1 में से, जैसे 0.5 है, 0.7 है, 0.9 है, एक्सेट्रा। और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन तो हो गई, क्योंकि जो आपकी इनकम है उसमें आप एक पोर्शन कंज्यूम करोगे, दूसरा सेव करोगे। एक भी कोई बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना। ये सब चीज़ें हम जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक, किन चीज़ों को मिला के एग्रीगेट डिमांड बनती है। देखिए, सबसे पहले तो एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सबकी डिमांड का टोटल एग्रीगेट डिमांड होता है। ठीक है, और क्योंकि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कैलकुलेट किया जाता है तो इसीलिए एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक, अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लास 11th में भी शायद आपने पढ़ा हो। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एडी कैसे कैसे होता है, एक तो जनरल प्राइस लेवल के रेफरेंस से और एक इनकम के रेफरेंस से। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस लेवल और एडी के बीच में, तो आप समझते ही हैं भाई। नॉर्मल जब हम इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे थे तब भी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि महंगाई मतलब प्राइस किसी गुड का बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। वैसे यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशन है जनरल प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड की, कि इन ओवरऑल महंगाई अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, एडी घटेगा, एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल डिमांड घटेगी। अच्छा, इसके अलावा इनकम से क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है भाई। किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है गुड की। वैसे ही लोगों की ओवरऑल इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। ठीक, यहाँ पे एडी का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग बढ़ता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज में समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं। भाई कोई चीज़ किलो में गिन रही है, गिनी जा रही होगी, कोई लीटर में। अब कोई टैक्सी सर्विस है तो वो अलग तरीके से गिनी जाएगी, है कि नहीं। कोई चीज़ जो है बहुत मिलीग्राम्स में, है ना, कोई क्वांटिटीज़ में 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ऐसे, है ना। तो इनको एडअप करना आसान काम नहीं है, गलत ही हो जाएगा, बल्कि पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा जो भी इन पे टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा होता है हम उसमें मेजर करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, मतलब रुपीज़ में। ठीक, कितना खर्चा लोग करना चाहते हैं या करने को तैयार हैं, है ना, अलग अलग इनकम के लेवल पे
वो एग्रीगेट डिमांड होती है। अच्छा, बिहेवियर ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से बिहेव करती है उसको हम टैबुलर फॉर्म में दिखाएं तो उसको बोलेंगे एडी शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक शेड्यूल एक एग्जांपल में दे भी दिया गया है कि भाई 0 यूनिट पे 30 एग्रीगेट डिमांड है। ठीक, सॉरी 0 इनकम पे। अब आप कहोगे 0 इनकम पे डिमांड कैसे कर ले रहे हो? भाई कुछ तो कंज्यूम करेगा इंसान, जिंदा नहीं रहेगा क्या? हाँ, तो इसीलिए जो है कि कहते हैं कि कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होता ही है, जीरो नहीं हो सकता। फिर 20 की इनकम पे 35 का एक्सपेंडिचर। देखिए, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है इन दोनों जगहों पे, पॉसिबल है, क्योंकि वो आपके बेयर मिनिमम। जब आपकी 40 की इनकम हुई तब आप जाके ऐसा कर पा रहे हो कि अपनी इनकम कहीं से उधार नहीं ले रहे हो, अपनी इनकम पे ही खर्च कर रहे हो। फिर 60 हुई तब आप जाके कुछ बचा पा रहे हो, यानी कि 45 की डिमांड कर रहे हो, एक्सपेंडिचर है एवरेज, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, एग्रीगेट डिमांड, और बाकी 15 सेविंग्स। ठीक है, इस तरीके से शेड्यूल बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन क्या है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इनकम कुछ ना हो तो भी एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन अगर वाई बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगा। ठीक, आपने देखा होगा 0 से इनकम 30 पहुंची, सॉरी 20 पहुंची, और उसका एक्सपेंडिचर ऑलरेडी 30 था 0 पे, जो कि सेकेंड स्टेज इनकम 20 से ज़्यादा था, फिर भी उसने एक्सपेंडिचर बढ़ाया 35 कर दिया, क्योंकि पूरा उधार लेने पे इंसान अपनी नॉर्मल बेसिक बेयर मिनिमम ज़रूरतों से भी कम, क्या पता कम में काम चला रहा हो, तो कुछ इनकम होने में वो थोड़ा तो खर्चा बढ़ाएगा ही। ठीक है, और फिर एक लेवल आता है वाई का कि जिसके बाद एडी वाई के पीछे हो जाता है, यानी डिमांड वाई से कम हो जाती है, क्योंकि इंसान सेव भी करना चाहता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा ग्राफ है, इनकम फिक्स्ड है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, सॉरी गलत बोल दिया है, यहाँ पे आई क्या है, क्योंकि इनकम तो वाई है और सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड है। आई के बारे में लिखा नहीं तो बनाया क्यों, क्या है? ये शायद से सेविंग होगी, है ना? वैसे आई इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग अभी हम एक तरीके से इसको देख सकते हैं। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड है, इनका कहने का मतलब है कि हम जो इन्वेस्ट कर दे रहे हैं वो, और कंजम्पशन हम टोटल डिमांड करते हैं मार्केट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके की सर्विस है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एडी में क्या क्या, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो लोग घरों में अपने खाने पीने रहने के लिए खर्च करते हैं वो। प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये एक क्लोज इकोनॉमी के केस में आई क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है। किसका? प्रोड्यूसर्स का। भाई कुछ फर्म कुछ बना भी तो रही होंगी सामान, तो उसके लिए उनको भी तो मशीनरी और लैंड वगैरह खरीदना होता होगा, तो वो आई है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बोथ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट चाहे इन्वेस्ट करने के लिए खरीदे चाहे खर्च कर कंज्यूम करने के लिए, गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंडिचर रहता है, और ये ऑब्वियसली ना ही प्रोड्यूसर है ना ही हाउस होल्ड है। और फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि कुछ हमने सामान बाहर भी भेजा होगा। ये 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी है, ये 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है। जब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर केवल 2 सेक्टर हो लेकिन इकोनॉमी क्लोज हो तो ये दोनों आते हैं। जब गवर्नमेंट ऐड हो जाती है तो 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी आती है। जब एक्सपोर्ट भी ऐड हो जाते हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी खुली हुई है, हम बाहर देशों से भी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उसी को एलैबोरेट किया गया, कुछ खास ज़रूरत नहीं। नेट एक्सपोर्ट्स को हम एक्स माइनस एम कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, ये भी आपने पीछे सीखा होगा कहीं ना कहीं। अब बात आती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एएस, एग्रीगेट सप्लाई। देखिए जैसे एग्रीगेट डिमांड होती है पूरे
इकोनॉमी की अपनी डिमांड, वैसे पूरी इकोनॉमी कुछ ना कुछ बना रही, काम कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही है, तो सर्विसेज भी ओ सॉरी, तो उसकी सप्लाई भी होती है अपनी, ठीक। इसका शेड्यूल क्या होता है भाई, जीरो इनकम जीरो सप्लाई, 20 इनकम पे 20 सप्लाई, 40 इनकम पे 40 सप्लाई, 60 इनकम पे 60 सप्लाई। आप देख रहे हो बिल्कुल डिट्टो सेम चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये इनकम यही दर्शाती है कि भाई सप्लाई हो रही है। अगर एक इकोनॉमी में सब लोग मिल के 0 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब कुछ बन ही नहीं रहा है, तभी तो कोई कुछ कमा नहीं रहा है। सब लोग मिलके 20,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, छोटा अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा भी नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। क्योंकि एक इकोनॉमी में सबकी इनकम मिला के इतनी हो सकती है बड़ी आसानी से, इंडियन इकोनॉमी में भी 20,000 करोड़, ठीक है, सालाना, क्योंकि इनकम हमेशा सालाना देखी जाती है। तो मान लीजिए कि इकोनॉमी में सब मिलके 20,000 करोड़ कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दो चकाची हो गई है, उसको थोड़ा साफ कर लिया जाए। सब मिलके 20,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो यानी कि वो सामान बना रहे होंगे, गुड्स और सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज बनाने में मदद कर रहे होंगे, तो उन सभी की इनकम ही जो है क्या होगी, सप्लाई होगी, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का वैल्यू। इसीलिए ये हमेशा सेम चलता है। अच्छा, क्यों ऐसा है कि प्रोड्यूसर जो है जो भी कुछ बना रहे हैं वो सब कुछ वो बेचना चाहते हैं? क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है? वो अगर खुद भी यूज़ कर लेंगे कुछ सामान, तो क्या होगा, उन्हें नुकसान ही होगा। प्लस अगर खुद यूज़ करते हैं तो वो सप्लाई में नहीं गिना जाएगा, तो किस में गिना जाएगा, कंजम्पशन में गिन लिया जाएगा, कहीं ना कहीं वो आएगा ज़रूर। एएस का कर्व इसीलिए बिल्कुल ऐसा 45 डिग्री का बनता है हमेशा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम हमेशा इक्वल रहते हैं, 20 पे 20, 40 पे 40, 60 पे 60, 80 पे 80, 100 पे 100, एक्सेट्रा। तो वहीं जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट था, सी प्लस आई, वहीं एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी कि जो आपने कंज्यूम किया प्लस जो आपने बचाया, वही आपकी इनकम होती है। घर पे तो आप ऐसे ही देखते होगे, तो वही आपका सप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि इनकम और सप्लाई किसी भी केस में बराबर रहते हैं। चलिए, फिर आता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। देखिए, अब आए आप धीमे धीमे कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी, सेव करने की प्रोपेंसिटी की ओर। कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है? कंजम्पशन फंक्शन कहता है कि देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, यानी कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक। अगर y बढ़ेगा तो c बढ़ेगा, y घटेगा तो c घटेगा, ठीक। ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन, कि कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ मिनिमम कंजम्पशन रहेगा इवन व्हेन y इज टू 0, इसी वजह से सेविंग माइनस में भी जाएगी। सिमिलरली एक रेट या एक पॉइंट आएगा इनकम का, y का, जिसके बाद कंजम्पशन y के पीछे लैग करने लगेगा, क्योंकि इंसान सेव करने की भी प्रोपेंसिटी रखता है, और एक इकोनॉमी में तो और ज़्यादा होगा ऐसा, है ना भाई। आप ये कह सकते हो कि एक कोई यूनिक व्यक्ति है, वो सेव करने की प्रोपेंसिटी रखता ही नहीं, उल्टा वो इनकम बढ़ती जाए, वो कंज्यूमशन हमेशा बढ़ाता जाता है, इनकम से ज़्यादा ही बढ़ाता जाता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करते हो, जनरल बातें ही निकल के आती हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे y और c बराबर हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि पहले पहले क्या होगा, कंजम्पशन जो है वो जीरो नहीं होने पाएगा, इसलिए c ब्लू पे है, ऊपर है 20 पे, जब y जीरो पे है, ठीक है। इनकम कभी ना कभी जीरो हो सकती है, पर कंजम्पशन जो है जीरो नहीं होगा, उससे ऊपर रहेगा। बट एक पॉइंट आने के बाद क्या होगा कि कंजम्पशन कम हो जाएगा, इंसान थोड़ा सा सेव करने लगेगा, ये मार्जिन क्या है, सेविंग का। जब इनकम ज़्यादा हो निकल जाएगी ऊपर,
तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इन्होंने क्रॉस भी किया होगा। यही क्रॉसिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको जितना कंज्यूम करना पड़ता है, जो आपका कंजम्पशन है वही आपकी इनकम है। देखिए यहाँ पे 100:100। जो सी लाइन का स्लोप है, मतलब कि एंगल एक्स के प्रति, जैसे मान लीजिए इस 20 के पैरेलल हम एक एक्स लाइन खींच दे, पैरेलल नहीं बना पा रहा हूँ मैं, अब मान लीजिए कि पैरेलल है, ठीक है। तो इससे जो इसका एंगल होगा वो कितना है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। हमने पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत जगह पढ़ा है स्लोप ऑफ अ ग्राफ। तो ये स्लोप जो है सी लाइन का, कंजम्पशन लाइन का, वही आपका एमपीसी है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, मतलब कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। देखिए अब यहाँ कंजम्पशन लाइन में क्या दिखाया जा रहा है कि इनकम 50 रुपये बढ़ी लेकिन कंजम्पशन 40 रुपये बढ़ा। तो 0.8 यानी कि 40/50 आपका आ गया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है, सी लाइन, ठीक। एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये टोटल देखा जाता है अलग अलग समय पे, जब जब जो जो आपकी इनकम थी और जो जो आपका कंजम्पशन था उन सबका टोटल, ठीक है। सम ऑफ कंजम्पशन अपॉन सम ऑफ इनकम क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वही चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसी पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, इस पे और एपीएस एमपीएस पे, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पर, ठीक। सी फंक्शन को इन्होंने एल्जेब्रिकली भी एक्सप्रेस किया है कि कंजम्पशन क्या है, सी बराबर सी बार, यानी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो आप करते ही करते हो जब y 0 हो तब भी, और उसके ऊपर बी, बी यानी कि आपका क्या है, एमपीसी है, जो आपका स्लोप है कि किस रेट से आप कंज्यूम करते हो जब आपकी इनकम ठीक होती है, सी के ऊपर मतलब एक नॉर्मल सी के ऊपर होती है तब। और वाई, इस स्टेज का अगर आप इसमें वो डालोगे, इस फॉर्मूला में पुट करोगे इनकम, तो इसी स्टेज का कंजम्पशन निकल के आ जाए, ठीक है। ऐसे आपको बहुत से न्यूमेरिकल मिलेंगे, आप समझ पाओगे तब। जैसे एम पी सी 0.6 है, वाई 500 है और सी बार 50 है, तो हमें सी बताना है। हम जानते हैं कि जो आपका एम पी सी है वो बी होता है, यानी 0.6, उसको हम पहले वाई से 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सी बार प्लस बी वाई फॉर्मूला है। तो बी वाई आपका 0.6 इंटू 500 आ गया 300, और इसमें हम सी बार जोड़ेंगे आपका जो 50 है, तो 300 प्लस 50 बराबर 350 आ गया आपका कंजम्पशन उस स्टेज का, ठीक। इस तरीके से आपके सामने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसमें से। सेविंग हमने जाना कैसे आएगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस से मिलेगा हमें, कि इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। इसका ग्राफ बनाएंगे तो माइनस से शुरू होगा, क्योंकि जब इनकम नहीं होती है, जीरो होती है, तब भी कुछ कंजम्पशन होता है, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम कि सेविंग माइनस हो गई। सेविंग बाद में भी माइनस रह सकती है, इनकम शुरू होने पे भी, अगर इनकम ज़रूरत भर की ना हो। फिर एक टाइम आएगा जब ये ज़ीरो भी होगी, क्योंकि भाई कभी ना कभी तो सेविंग पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव भी हमने बताया कि पॉसिबल है, तो कभी तो ज़ीरो भी जाएगी, सीधे तो माइनस से पॉजिटिव जा नहीं सकती बिना ज़ीरो को क्रॉस किए, ठीक। तो ये हो गया आपका सेविंग का ग्राफ। अब स्लोप ऑफ एस लाइन क्या होता है भाई, जब स्लोप ऑफ सी लाइन एम पी सी है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो वैसे ही स्लोप ऑफ एस लाइन यानी सेविंग फंक्शन की जो लाइन होगी, उसमें क्या होगा, स्लोप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि चेंज इन सेविंग। देखो चेंज इन इनकम क्या है 50, और सेविंग कितनी बड़ी, केवल 10, तो 10 ऊपर आया, सेविंग ऊपर रहेगा, 50 नीचे, चेंज इन इनकम नीचे, चेंज इन सेविंग ऊपर, आ गया 0.2। आप देख रहे होगे कि इसी न्यूमेरिकल पे, इसी टेबल पर हमने ऊपर 0.8 निकाला था एमपीएस, ओ सॉरी एमपीसी, और एमपीएस आया 0.2, तो 0.8 और 0.2 कितना हो गया, 1।
एपीएस क्या है? एपीएस है सेविंग अपॉन इनकम टोटल में, ठीक, बिल्कुल वैसा ही जैसे एमपीसी वैसे एमपीएस। फर्क क्या कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब दोनों वन में से एक को माइनस करके दूसरा आता है। यहाँ देखिए 0.5 एपीएस है, 0.5 एमपीएस है। एपीएस की बात नहीं करूँगा मैं, हम एमपीएस एमपीसी की बात करेंगे कहीं ग्राफ मिलेगा तो, कि उनका सम हमेशा वन आता है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाता है 1 माइनस बी, यानी 1 माइनस एम पी एस, क्योंकि 1 माइनस एम पी एस क्या हो जाएगा? एम पी सी हो जाएगा। सॉरी बी क्या है? एम पी सी है, तो यहाँ पे सेविंग का चाहिए हमें, तो एम पी एस यानी कि 1 माइनस एम पी सी। इनकम वही रहेगी, माइनस बार ऑफ सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खास है नहीं इसमें, और बस यही था, बाकी सब न्यूमेरिकल है, वो आपको न्यूमेरिकल के पोर्शन में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या फ़र्क है भाई? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में दो होता है, एक मार्जिनल और एक एवरेज। मार्जिनल जो होता है वो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई है, क्योंकि सी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो, और एवरेज में सी बाय वाई है सीधा सीधा। सिमिलरली एम पी एस जब पढ़ रहे हैं सेव, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई है, और ए पी एस में एस बाय वाई है। ए पी सी और ए पी एस का सम हमेशा वन होता है, क्योंकि नीचे y बराबर होगा दोनों में, है ना, एपीएस और एपीसी में, और सेविंग और कंजम्पशन भी y ही आएगा जुड़ के। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर y कॉमन हो जाएगा, न्यूमरेटर सेविंग प्लस कंजम्पशन जो कि भी y होता है, y बाय y कट के वन आ जाएगा। सेम एमपीएस एमपीसी का भी है, कि जितना y में चेंज आया होगा वो कुछ सेविंग में गया होगा, कुछ कंजम्पशन में गया होगा। तो जब आप जोड़ोगे तो डेल्टा y कॉमन हो जाएगा, और डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी भी डेल्टा y बनेगा, ठीक। और इसी के साथ दोनों का सम भी वन हो जाएगा। थोड़ा ब्लर है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग अपनी बुक्स में देख लीजिएगा इस पॉइंट को, एम पी सी एम पी एस ए पी सी ए पी एस वाले, ठीक है। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं न्यूमेरिकल, जिससे कि आप देख सको कि देखिए वो जुड़ के वन बन रहा है ना। देखिए यहाँ 0.67 ए पी सी है, 0.33 क्या है? ए पी एस है, जुड़ के वन बन गया है। यहाँ 0.5 एम पी सी है, 0.5 एम पी एस है, जुड़ के वन बन गया है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मिल लेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि होगा, देखिए न्यूमेरिकल्स हम फिर बता रहा हूँ मैं आपको उससे, कि न्यूमेरिकल के वीडियोस अलग बनेंगे, उसमें ये सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल सब सॉल्व कराए जाएंगे। फिलहाल केवल थियोरेटिकल पोर्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है, तो इसीलिए आप अभी इससे काम चलाइए, जल्दी ही मैं उसको भी लेके आऊँगा। ये सब आपके न्यूमेरिकल्स हैं, और रोटेट कर लेता हूँ एक बार इसको, और उसके बाद आपका शुरू होगा चैप्टर नंबर 8 अगले वीडियो में, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।